इसके बारे में हमारे साथ हैं डॉक्टर तेजस ठक्कर सर, हु इज MBBS MS इन ऑर्थोपेडिक्स. He is a consultant orthopedic trauma and joint replacement surgeon at Apollo Hospital, Ahmedabad since 14 years. His clinical interests include long bone fractures, patients with multiple injuries, post-fracture reconstruction and infections. He has a particular interest in minimally invasive surgery and pelvic fracture fixation surgery. So sir, welcome to the session. And first of all sir, we would like to ask कि sir bursitis होता क्या है? बर्साइटिस के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बर्सा क्या है. बर्सा एक थैली है जिसमें चिकाव युक्त पदार्थ होता है और वो किसी भी दो चीज़ जैसे कि दो मसल है या तो मसल है टेंडन है, मसल एंड जॉइंट है, मसल एंड बोन है, उसके बीच में फ्रिक्शन या तो घर्षण कम करने का काम करता है. और जब इसमें कुछ प्रकार से सूजन आ जाती है तो बर्साइटिस यानी कि बर्सा और आइटिस मिला के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको बर्साइटिस कहा जाता है. सर इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है? उसके मेन 3 या 4 प्रकार के कारण होते हैं. कि जैसे कि सबसे पहला अगर कारण हो तो वो ओवर यूज है. कि कई सारे ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं कि जिसमें कि फ्रीक्वेंट वेट लिफ्टिंग होता है, लंबे समय तक बैठा रहना होता है. तो जैसे कि कई सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जैसे कि जैवलिन थ्रो होता है, टेनिस एल्बो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा देखने मिलता है. दैट इज़ अ ओवर यूज. द सेकेंड कैन बी इन्फ्लेमेशन. कि अगर उसके जॉइंट के अंदर की कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, तो जॉइंट मैकेनिज्म चेंज होने से वो बाहर बर्सा को भी इन्फ्लेम करेगा. तीसरा कि अगर कुछ उसको चोट आ जाए और उसको इंजरी हो जाए जिसके कारण ये हो सकता है. और चौथा इन्फेक्शन, कि उसमें संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन की असर बर्सा में हो जाए जिसके कारण बर्साइटिस हो सकता है. सर बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, क्या लक्षण होते हैं अगर हमें बर्साइटिस है? यानी कि बर्साइटिस के कारण किसी भी इन्फ्लेमेशन में जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं कि पेशेंट को वहाँ पेन होना चालू हो, उसकी मूवमेंट के दरमियान उसको अच्छा ना लगे और मूवमेंट पूरी ना हो, वहाँ पे रेडनेस हो जाए, थोड़ी सूजन आ जाए. अगर उसमें इन्फेक्शन है तो कई बार फीवर भी आने की पॉसिबिलिटी है. ये महत्तम कक्षा में ये सिम्टम्स बर्साइटिस में देखने मिलते हैं. सर किस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें? रिस्क फैक्टर में कि जैसे हमने बात की कि कॉजेज ये होते हैं तो उसी प्रकार से उसके रिस्क होते हैं. कि रिस्क कई सारी इंजरीज इस तरह से होती है कि वो उसका काम ही ऐसा होता है कि अगर उसको काम में फ्रीक्वेंट वेट लिफ्टिंग है तो उसको ज़्यादा हो जाता है. उनकी उम्र ज़्यादा है कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र में ये ज़्यादा देखने मिलता है. कई सारे रोग होते हैं कि जैसे कि डायबिटीज़ है या तो कि HIV है, उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है. Rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, these are the patients who are at higher risk to having a bursitis. The other thing is sometimes because of the weight also this can happen. So overweight is one of the risk factor to have bursitis. सर एक जनरल हम सुनते हैं जिसको गठिया बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, उससे ये किस तरीके से अलग है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तीनों टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है. कि जैसे कि बर्साइटिस, आर्थराइटिस और गठिया. जैसे जो गठिया है वो मोर और लेस इट इज लाइक ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट अफेक्ट होते हैं, जबकि बर्साइटिस में सिर्फ एक ही जॉइंट के आसपास के रीजन अफेक्ट होता है. सो दैट इज एब्सोल्युटली टोटली डिफरेंट कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बर्साइटिस. नाउ सेकंड वाज बर्साइटिस एंड आर्थराइटिस. आर्थराइटिस में दो हड्डियां एक दूसरे के साथ घिसती है जिसके कारण जॉइंट का दर्द होता है और वो आर्थराइटिस है. जबकि बर्साइटिस में यूजुअली जब वो एक्यूट बर्साइटिस होता है तो उसमें कोई हड्डी इन्वॉल्व नहीं होती है और वो थोड़ा कम दर्द होता है, जबकि आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है. तो यदि कोई पेशेंट इस तरीके की तकलीफ लेके आता है आपके पास तो किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं? डायग्नोसिस के लिए जैसे कि सबसे पहले उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड देन द लेबोरेटरी टेस्ट. जैसे हिस्ट्री में यूजुअली 5 दिन से ही दर्द होता है, थोड़ा सुपरफिशियल दर्द होता है, डीप दर्द नहीं होता है. जॉइंट मूवमेंट में दर्द उसको फील होता है बट अंदर उतनी कोई टेंडरनेस नहीं होती है ऑन एग्जामिनेशन. कई बार बाहर थोड़ी सूजन या रेडनेस भी देखने मिलती है. सो दिस इज ऑल क्लिनिकल एग्जामिनेशन. देन कम्स दी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. ये हम यूजुअली बर्साइटिस का डायग्नोसिस बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करके की जाती है. कि जैसे कि हम एक्सरे कराए कि जिसमें बर्सा नहीं दिखता है पर उसमें जॉइंट
जॉइंट का बोन दिखता है, अगर वो नॉर्मल है तो बर्साइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। पर फिर भी अगर कोई पेशेंट या डॉक्टर चाहे तो यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी या तो एमआरआई करके बर्साइटिस का एग्जैक्ट डायग्नोसिस किया जाता है। सर जैसे अगर हम इंडियंस की बात करें तो हम लोगों को अगर कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरीके की जब तकलीफ होती है तो हमें कब एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? उसमें ऐसा है कि जब आपका ये दर्द आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करो, अच्छा अगर कोई दर्द नहीं है, पर्टिकुलरली इस कोविड के समय में आपकी हॉस्पिटल विजिट्स कम रहे, वो एक डॉक्टर भी ऐसा ही चाहेगा। पर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अब दर्द एक्सक्रूशिएटिंग है, अगर हम पेन स्कोर की बात करें तो 5 से ज़्यादा का पेन स्कोर आपको हो रहा है, आपको चलने या फिरने में दिक्कत होती है, उसकी मूवमेंट में दिक्कत होती है, वहाँ पे सूजन ज़्यादा हो गई है, रेडनेस है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसके साथ आपको फीवर है, तो इस परिस्थिति में आपको डॉक्टर का संपर्क करना ही चाहिए। सर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले तो जैसे एक हमारा एक न्यूमोनिक्स है कि जिसको राइस बोला जाता है, RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये सभी इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। रेस्ट यानी कि आप उस पार्ट को ज़्यादा मूवमेंट ना दो, उसको आराम दो। आई फॉर आइस पैक एप्लीकेशन की जिससे ये सूजन कम होगी। कंप्रेशन यानी कि उसकी मूवमेंट थोड़ी कम कर दो, पर कंप्रेशन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम उतना भी कंप्रेशन ना अप्लाई कर दें कि डिस्टल सर्कुलेशन बंद हो जाए। सो जेंटल कंप्रेशन एंड एलिवेशन, उस पार्ट को थोड़ा एलिवेटेड रखो कि जिससे ये ठीक हो जाए। अगर इसके बावजूद आपको दर्द रहता है तो कई बार NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है कि जिससे सूजन कम हो जाता है। सो ये बेसिक ट्रीटमेंट है। उससे आगे की ट्रीटमेंट में ऐसा आता है कि अगर इस सबसे ठीक ना हो तो जनरली हम उसका सोनोग्राफी या तो MRI कराते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन है या तो इन्फेक्शन नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी दे सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन है तो कई बार एंटीबायोटिक देके उसकी ऑपरेशन की भी बात सोच सकते हैं। सर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? कई सारी चीज़ें ऐसी है कि ये एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल है कि आप अगर थोड़ी लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी हैबिट्स वाली रखो कि जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा ओवर वेट ना हो, दैट इज़ वन। सेकेंड कि आप किसी भी एक्सरसाइज या तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग योर मसल। इफ योर मसल्स आर नॉट स्ट्रेंथन एंड यू, और उससे पहले आप कोई हैवी एक्टिविटी करने जाओगे तो वो जॉइंट पे लोड आएगा और वो बरसा पे भी लोड आएगा। सो दैट इज थर्ड। फोर्थ कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो यानी कि कोई भी वेट लिफ्टिंग में इन्वॉल्व हो तो या आपको उसके पैड्स आते हैं, यानी कि आप ये जैसे कि एक होता है कि हाउसमेड्स नी, हाउसमेड नी वो होता है कि जो नी के आगे एक बरसा होता है वो बरसा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब वो हाउसमेड को वो प्रिवेंट करने के लिए नीलिंग पैड्स यूज करने चाहिए। तो या तो आप ऐसा समझ लो कि एक दूसरा वर्ड होता है कि जो टेलर को होता है, टेलर्स बॉटम। टेलर्स बॉटम यानी कि कॉक्सिक्स के ऊपर जो बरसा होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो दे शुड यूज सम सॉफ्ट पिलो लाइक थिंग्स, और दे शुड फ्रीक्वेंटली स्टैंड अप एंड वॉक अ बिट rather than having a long sitting. So these are the steps which can prevent bursitis. सर अगर मुझे बर्साइटिस है तो क्या मुझे लाइफ टाइम रहेगा, इसका क्या ट्रीटमेंट? ना, यूजुअली 95-97% ऑफ बरसा लाइफ टाइम नहीं होता है, एक्सेप्ट कि ये अगर बरसा आपका क्रोनिक हो जाए, और जैसे कि शोल्डर जॉइंट है तो शोल्डर जॉइंट में बरसा की लोकेशन उस तरह से है कि अगर वो क्रोनिक हो जाए तो पेशेंट को कैप्सूल में भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वो कैप्सूल फिर सुकड़ जाती है तो उसके मूवमेंट पे दर्द होता है। पर हाँ, ये बरसा इटसेल्फ कैन नॉट बी लाइफ टाइम प्रॉब्लम टू यू। सर अगर जैसे ये तकलीफ है और हम उसको ट्रीट ना करें, किसी डॉक्टर को ना दिखाएं, तो ये क्या रूप ले सकती है? यही कि ये जो बरसा है वो क्रोनिक हो जाता है और आपका दर्द भी क्रोनिक हो जाता है कि उसका एक तो फंक्शन चला जाता है कि वो जो चिकास वाला पदार्थ है जो फ्रिक्शन कम करने का काम करता है वो बार बार फ्रिक्शन होगा और आपको उस मूवमेंट में दर्द होता रहेगा। सो यू विल हैव सम थिकनेस देयर, यू विल हैव क्रोनिक पेन देयर, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर आप बरसा ट्रीट ना करो तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्टेड बरसा फिर ट्रीट करना ही पड़ता है बिकॉज अदरवाइज बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। किस तरीके के विटामिन लेने चाहिए सर हमको अगर ऐसा? बरसा
कि एग्जैक्ट कोई विटामिन नहीं होते हैं, पर हाँ एक आध दो ऐसी सप्लीमेंट्स है जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या तो ग्लूकोजामाइन, उसका इन्फ्लेमेशन बरसा में कम करने का रोल देखा गया है, पर्टिकुलरली ग्लूकोजामाइन, जिसका कार्टिलेज में भी थोड़ा रोल है और वो उससे थोड़ा कम हो सकता है। सर जैसे कि अभी कोविड सिनेरियो इज गोइंग देयर, पीपल आर सिटिंग एट होम, दे आर नॉट गोइंग फॉर देयर वर्क, तो अभी की सिचुएशन में दे आर नॉट इवन विलिंग टू विजिट हॉस्पिटल, वो अस्पताल में भी नहीं जाना चाहते, तो हम ऐसा आपकी तरफ से एक मैसेज चाहते हैं ताकि वो प्रिवेंट भी कर सकें और अगर कोई तकलीफ होती है तो वो उसको अच्छे से इलाज भी कर सकें, डिले ना करें। सो यही है कि सबसे पहले यू नीड टू हैव ऑल हेल्दी लाइफ हैबिट्स। आपका डाइट उस प्रकार से संतुलित डाइट होना चाहिए कि जिसमें पूरी मात्रा में कैल्शियम मिले, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले, दैट इज़ वन। सेकेंड कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, अभी हमने देखा है कि कोविड में लोग बाहर नहीं जा सकते तो वो लोग घर पे ही थोड़े एंथुजियास्ट होके घर पे एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, बट दे स्टार्ट लिफ्टिंग लाइक 10 किलो फ्रॉम बिगिनिंग, which is not right. You should know your limits, that is one. Second, you should start gradually. You should give proper time for stretching or warm up, and as well as weaning also should be a proper thing. After 20 minutes exercise, you should give 2-3 minutes to the stretching as well to calm down those muscles. That is 3. अगर आपका काम ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक बैठे रहना है तो लंबे समय तक बैठने में 20-30 मिनट्स के बाद 1-2 मिनट का आपको वॉक करना चाहिए एंड देन यू डू इट। अगर आपका काम ऐसा है कि जैसे कि मैं ये एल्बो जॉइंट है तो वो हम ऐसे बैठते हैं तो यहाँ ऑलिक्रेनॉन आता है कि जिससे एल्बो अफेक्ट हो जाता है और वहाँ का बरसा अफेक्ट होता है, तो यू शुड यूज अ नीलिंग पैड काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज दोज हु यूज फ्रीक्वेंट माउस उसको ये ज़्यादा देखने मिलता है, तो उसको एक नीलिंग पैड यहाँ यूज करना चाहिए कि जिससे ये बरसा प्रिवेंट होता है। So इसी के साथ I would like to thank you Dr. Tejas Thakkar sir for such a wonderful session and for such a wonderful information. So Dr. Tejas Thakkar sir हमारे साथ अवेलेबल होते हैं at Apollo Hospital Ahmedabad. To see him or consult him, you can visit our website Ask Apollo and you can call our number 76988 15003. Thank you. Thank you very much.